कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जतरू भाई बटले किसान मन रोमन के एक धाव फिर से जोहार। स्वागत है रोमन का कार्यक्रम में। और आज भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कृषि समाचार, उसके बाद ढेर सारी जानकारी दिलाएंगे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के जलाशयों के लिए ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं की संचयन की है योजना। बैंकर्स कमेटी की बैठक में कृषि सचिव ने दिए कई निर्देश। सफल किसान से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में रांची जिला के चयनित जलाशयों में जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है सामयिक मत्स्यिकी को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए इच्छुक स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के रांची के डोरंडा स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र कार्यालय में 14 जून तक आवेदन दे सकते हैं। बीते दिनों राजधानी रांची में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में ठोस और त्वरित कार्रवाई करें। केसीसी के आवेदन पर बैंक 15 दिनों में निर्णय ले कि उसे स्वीकृत करना है या अस्वीकृत, ताकि किसान दोबारा आवेदन दे सकें। बैंक गांव को गोद लें और किसानों को केसीसी उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट बैंक केसीसी नहीं देते हैं उनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। लत्तेदार सब्जी फसलों में सफेद पाउडर मिल्ड्यू रोग के रोकथाम के लिए किसान सल्फर फंजीसाइड या डायथेन Z78 या बेवस्टीन दवा से बने घोल का छिड़काव करें। लतर वाले सब्जी फसलों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखे तो समझें कि यह सफेद पाउडर मिल्ड्यू रोग का लक्षण है। यह रोग फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जो किसान लतेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं उन्हें अपनी फसल को सफ़ेद पाउडर मिल्ड्यू रोग से बचाने के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अपने इस पे लतेदार सब्जियों के लिए में जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है उसकी रोकथाम के लिए सल्फर फंजीसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें, या डायथेन Z78 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें, या बेवस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें, तो आप जो है अपने पौध को पाउडरी मिल्ड्यू से बचा सकते हैं। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में मक्का फसल की खेती करना चाहते हैं उन्हें इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना फायदेमंद होगा, उस संबंध में कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। किसान भाई अभी मक्का लगाने के लिए जो है उपयुक्त समय है। इसके लिए जो है उन्नत किस्म SQPM 1 और स्वान कंपोजिट 1, ये जो खरीफ मक्का है ये करीब जो है 100 दिन में तैयार हो जाता है और इसमें करीब जो है 50 से 55 कुंटल तक उपज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है यह हमारे किसान भाई इस समय लगाना शुरू कर दें खेत की तैयारी के साथ और उसमें उन्नत बीज को लगाएं, तो यह इसके लिए उपयुक्त समय है। ग्रबर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिबल प्रतिदिन है। आइए सीधे चलते हैं उस किसान के पास जो अच्छी उपज के लिए कई वर्जनाओं का पालन करते हैं और कई ज़रूरी मांगों को हर हाल में पूरा करते हैं। बेंगाबाद कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी तरह से खेती करता हूँ। मैं खेती में जैसे धान, मकई, मड़ुआ, गेहूँ, सब्जियों में जैसे भिंडी, करेला, कद्दू, झींगा, मैं उन्नत किस्म के बीजोपचार कर अपने खेतों में लगाता हूँ, जिससे फसल में उतनी बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है और मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में एक नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। देखन हमरे मन देखत रही कृषि समाचार और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन नवा तकनीक के जान ली और मौसम कर हाल समाचार के जान ली। बिल्कुल, और साथ ही साथ मंडी का क्या भाव रहेगा इसके बारे में भी पूरी जानकारी हमने आपको दिला दी। और अब बारी है जानकारी की, लेकिन जानकारी से पहले हमरे मन विराम लेवो और विराम करवा दे तुरते हमरे मन हाजिर हुआ थी और मन खातिर बढ़िया जानकारी लेके। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। एकदम फिर से रोमन का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हमरे मन बटले फिर से जोहार है रोमन कर। और देखो बढ़िया जानकारी हमरे मन लेके आई किसान मन रोमन खातिर। पहला जानकारी है और आज की जो पहली जानकारी हम लेकर आए हैं वो है ओल के विषय में। एकदम, तो ओल कर हमरे मन कैसे वैज्ञानिक खेती कर सकेला इकर बारे में आज हमरे मन जानकारी करब और जानकारी देवे विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी। कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. द्विवेदी, अजय कुमार द्विवेदी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमने विषय चुना है कि ओल की उन्नत खेती के बारे में, तो ओल की खेती के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें? किसान भाइयों, हमारा झारखंड प्रदेश ओल की खेती के लिए ही बना हुआ है अगर कहिए तो। हाँ, अगर अच्छी ओल की पैदावार लेनी है तो हमें इसे मार्च से लेकर के जितना जल्दी हो सके बरसात के पहले रोपाई करनी होगी, तब हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। 1 नंबर। 2 नंबर कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की बलुई या बलुई दोमट मिट्टी, वो इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसलिए हम कहते हैं कि ये झारखंड प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। अब इसको आती बात की कब लगाना है, तो आप समझ गए कि मार्च से लेकर के जितना जल्दी हो सके आप लगाइए, मार्च ऑनवर्ड।
अब आती है कि इसमें हम किस किस्म का चुनाव करें। तो हमारे यहाँ किसान भाइयों ओल दो तरह का होता है। एक होता है लोकल, जो होता है संतरा गाछी टाइप जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉर्मेल निकलते हैं अंगुली टाइप के, और वो जो है सो अगर छूते हैं तो उससे भी हाथ वगैरह में खुजली होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट उपस्थित होता है उसमें, उसके कारण होता है। और दूसरा एक होता है दक्षिण भारत का एक किस्म है गजेंद्र नाम से, जो कि जिसमें कि कैल्शियम ऑक्जेलेट मात्रा होती ही नहीं है, या होती भी तो बहुत ही कम होती है, जिससे कारण कि हमें खुजली वगैरह नहीं होता है। और इसलिए आप देखते हो कि आप जो लोकल जो ओल होता है उसको आपको सब्जी बनाने के पहले कोई खट्टा चीज़ से इमली वगैरह हुआ उससे उसको उबालना पड़ता है और तब हम उसकी सब्जी बनाते हैं। लेकिन यही जो दक्षिण भारत की जो किस्म है गजेंद्र, इसके लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पहले खट्टे चीज़ से उपचारित करने। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हमारे किसान भाई ओल की रोपाई जब खेतों में करें, तो उस वक्त कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करें और कितनी कितनी मात्रा में करें? हाँ, किसान भाइयों ओल जो है ये 7 से 9 महीना का फसल है, इसलिए आपको इसमें खाद जो भी देते हैं उसको एक बार नहीं देना है, 1 नंबर। 2 नंबर, आप सभी जानते हो कि ओल को हमें गड्ढे में रोपना है, तो गड्ढे जो होते हैं वो 1.5 फीट गुना 1.5 फीट गुना 1.5 फीट के गहरे गड्ढे होते हैं, और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 2.5 फुट होती है। और गड्ढे को आप ऊपर का आधा मिट्टी एक साथ गड्ढा करते समय निकाल के रखो, और नीचे वाली दूसरे साइड, और भरते समय ठीक उल्टा, ऊपर वाली मिट्टी नीचे और नीचे वाली मिट्टी ऊपर। और इसमें बराबर मिट्टी के साथ बराबर मात्रा में सड़े गोबर का कंपोस्ट खाद आप मिला करके भराई करो, और तब इसमें पानी भरने के बाद पानी 1 सप्ताह के लिए पटा करके छोड़ दो। 1 सप्ताह के बाद तब फिर छोटा सा गड्ढा करके उसमें ओल की रोपाई करो। ओल की जो रोपाई करते हैं यहाँ से आपको ओल करीब 40 से 45 दिन के बाद में अंकुरित होता है। तो तब तक आप कोई भी खाद डालते हैं वो खाद आपका डालना वहाँ पर जो खरपतवार हैं, उनके बीज हैं, उनके पौधे हैं, उनको वो लाभान्वित कराता है। ओल को उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसमें तक अंकुरण ही नहीं है, जड़ ही नहीं, तो फिर खाद डालने का क्या औचित्य है। तो आप वहाँ से जब 40-45 दिन होता है वहाँ एक बार, और फिर 60 दिन, जिस समय कि आप 60वें दिन उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं ओल का, उस समय खाद देना। आप खाद कितना डालना है, तो खाद आप 100 किलो नेत्रजन, 200 से 300 किलो फास्फोरस और 150 किलो पोटास, जैसी आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता हो उसके मुताबिक से आप डालें। पूरा फॉस्फेट जो है वो ये 40-45 दिन का समय जो होता है उस समय आप डाल दें। और जो दोनों खाद हैं पोटास और नाइट्रोजन, उनको आधा मात्रा में, आधा वही 40-45 दिन, और फिर वहाँ से 15-20 दिन के बाद में मिट्टी चढ़ाते समय रेस्ट खाद आप डाल करके और तब मिट्टी को चढ़ा दीजिए। तो पर हेक्टेयर में हमारे किसान भाई कितने कंद लगा सकते हैं? पर हेक्टेयर में ये 2.5 फुट गुने 2.5 फुट के दूरी पर लगानी है। 10,000 स्क्वायर मीटर का एक ये होता है, 40 स्क्वायर मीटर का 1 डिसमिल जमीन होता है। आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कितना पौधा लगेगा। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हमारे किसान में अभी मई का महीना चल रहा है, तो अभी भी ओल की रोपाई हो सकती है। तो अभी जब रोपाई होगी तो ये ओल को सिंचाई कब हमारे किसान भाई करेंगे? ओल की सिंचाई आपको रोपने के तत्काल उपरांत आपको पहला सिंचाई देना है, और 8 से 10 दिन के अंतराल पर जैसी आपकी मिट्टी की क्षमता हो जल धारण की, उसके हिसाब से। अभी गर्मी जब तक बारिश नहीं आरंभ होता है तब तक आपको ये करते रहना पड़ेगा। जब बारिश आरंभ हो जाएगा तो आपको, जब मिट्टी में नमी की कमी हो तब आपको सिंचाई करना है, अन्यथा सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओल आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में इसकी मूल्य बहुत अधिक हो गया है, तो आर्थिक पहलू से हमारे किसान भाई ओल को कैसे लगाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो? जो किसान भाई ये जो लगाने का तरीका बताया गया, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ओल को लगाते समय, लगाने के पहले बीजोपचार जरूर करें। ओल के कंद को बीजोपचार करने के लिए बहुत सस्ता चीज़ है, ये है कि आप गाय का जो ताज़ा गोबर है उसको लीजिए, पानी में घोलिए, उसका थिकनेस कुछ इस तरह से हो कि जब हम ओल के टुकड़े को उसमें डालें तो वो पकौड़ी ऐसा ना उसके ऊपर गोबर लपटा जाए, और ऐसा भी ना हो कि पता चले कि पानी में डाला हुआ है गोबर नहीं है, ऐसा भी नहीं हो। ये दोनों के बीच का आपको उस पर गोबर का एक पतला सा परत चढ़ा हुआ दिखाई दे, और इस तरह के गोबर के घोल में आप करीब
6 घंटे के आसपास ओल को डुबो करके ओल के टुकड़ों को, या पूरा गोटा ओल है तो पूरा गोटा ओल को रखें और निकालने के बाद तब इसको छाया में सुखा करके रात भर और तब अगले दिन रोपाई करें। हमारे किसान भाई के लिए ओल कितना लाभदायक है? औषधि के रूप में ये काम करता है क्या? औषधि के रूप में भी काम करता है। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उससे, पेट से संबंधित सारी समस्याओं के लिए ये ओल जो है एक बहुत ही अच्छा लाभदायक औषधीय गुणों वाला सब्जी फसल है। किसान भाइयों, देखा आपने, ओल बिल्कुल ऐसा फसल है जो कि आप उसको सब्जी के रूप में प्रयोग करेंगे जो आपके लिए पेट के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही साथ अगर आप बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसे लाभ होता है। और डॉक्टर साहब ने आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको दिलाई। और अभी तो मार्केट में भी ओल की जो कीमत है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है और जो हमारे किसान भाई है वो काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। एकदम और बढ़िया ईमन जानकारी ले लें और खेती भी बढ़िया करवाएं। बिल्कुल। और देखो भौजी, हमरे मन दोसर जानकारी देव, लेकिन उकर से पहले एक छोटा सा संदेश देखा थे, लेकिन महत्वपूर्ण संदेश। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच 100% सच। और खुशियों की गारंटी। भौजी, बहुत बढ़िया संदेश है। बिल्कुल, संदेश बहुत ही अच्छा था। और आज का हमारा जो दूसरा विषय है वो भी यही है। एकदम नगद कह ले रे। कैसे हमारे मन पानी का प्रबंधन कर सकीला, हमारे मन की सिंचाई करना है। और देखो, पानी कर कटमटी तो लागले रहेला। बिल्कुल, और पानी की बचत करते हुए भी हम खेती बाड़ी किस तरह से बहुत आसान और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एकदम कम पानी में बढ़िया खेती और बढ़िया उत्पादन। तो भाई के बारे में आओ हमारे मन फटाफट जानकारी कर लेवा थे। जानकारी देवें शंकर प्रसाद सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे कम पानी में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक श्री शंकर सिंह जी, कि आज का हमने विषय चुना है कम पानी में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था। तो आप ये हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कम पानी की जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ वो अच्छी सिंचाई किस प्रकार करेंगे। किसान भाइयों, पानी हमारी मुख्य समस्या है। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और हर एक आदमी को पानी चाहिए। घर घर में अभी पानी क्यों ज़रूरी है, जैसे हम लोग घर से ही शुरू करें। जैसे घर के पानी लोग बर्बाद कर देते हैं। महिलाएं जो घर में काम करती हैं वो देखते हैं कि बर्तन बासन जो भी करती हैं वो पानी बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग घर से शुरू करने के पहले एक वहाँ पे गड्ढा खोदें, गड्ढा में पानी को जमा करें और हम लोग किचन गार्डन बनाएं। किचन गार्डन में 5 फल लगाएं, आम, अमरूद, नींबू, केला, ये सब फल लगाएं। इससे सिंचाई की व्यवस्था करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अभी जल जैसे देख रहे हैं कि हर आदमी को पानी चाहिए। पानी मुक्त, जैसा आप देखते हैं अब पानी बाज़ार में बिकता भी है, हर एक लोग पानी खरीदते हैं, इसलिए पानी हमारी मुख्य समस्या है। अतः कम सिंचाई में, कम पानी में कितना अधिक सिंचाई करें, ये हमारे लिए मुख्य समस्या है। कि हम लोग देखते हैं डीप इरिगेशन करते हैं, तो ये क्या तकनीक है और इससे किस प्रकार सिंचाई करी जाती है? ड्रिप सिंचाई ये सरकार की एक नवीनतम सिंचाई चली हुई है। हर एक हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। किसान भाई आके देखें कि किस तरह ड्रिप इरिगेशन, जिसको हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई यंत्र बोलते हैं,
की सुविधा उपलब्ध है। अतः किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आकर बूंद बूंद सिंचाई योजना को देखें और से समझें कि क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई योजना में अभी सरकार की तरफ से 90% योगदान दिया जा रहा है। किसान भाई इसका फ़ायदा ज़रूर लें। बूंद बूंद सिंचाई करने से हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे इसमें बूंद बूंद पौधे के अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा तक इसमें नमी रहती है, इसमें घास पतवार नहीं होता है, फसल भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, बूंद बूंद सिंचाई योजना हमारे सरकार के लिए तरफ से इसका फ़ायदा लें। बूंद बूंद सिंचाई योजना जिला उद्यान पदाधिकारी के यहाँ किसान संपर्क करें। हर एक जिला में जिला उद्यान पदाधिकारी है, वहाँ से सरकार की योजना चली हुई ड्रिप सिंचाई योजना चली हुई है। इसमें 90% अनुदान दिया जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई योजना बहुत ही अच्छी योजना है। किसान भाई इससे संपर्क कर इससे बूंद बूंद सिंचाई योजना का फ़ायदा लें। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई योजना में एक टंकी रहता है, टंकी में पानी को भर दिया जाता है। टंकी के द्वारा से पाइप पॉलीथीन पाइप रहता है जो खेतों में पहले बिछा देते हैं। जो भी पौधा कतार में लगा रहता है, आम अमरूद नींबू जो भी पौधा रहे लगा रहता है, उसको पाइप से लगा देते हैं। पाइप में छेद रहता है, उस छेद से बूंद बूंद सिंचाई होती है। अतः किसान भाइयों इसका उपयोग कर इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। तो इनमें कम पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे हमारे किसान? बूंद बूंद सिंचाई योजना बड़े पौधों के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे पौधों के लिए है। जो कि 5 साल 3 साल 6 साल का पौधा रहता है उसमें ये सिंचाई दिया जाता है। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बड़े पौधों में तो बहुत पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई योजना छोटे पौधों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई योजना के साथ साथ स्प्रिंकल इरिगेशन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जो भी किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आकर देखें कि स्प्रिंकल इरिगेशन से बड़े पौधों की सिंचाई कैसे की जाती है। स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये मोटर द्वारा चलता है, मोटर से डायरेक्ट ये स्प्रिंकलर लगा रहता है जो घूम घूम कर बड़े पौधों को भी सिंचाई कर सकता है अथवा छोटे पौधों को भी सिंचाई कर सकता है। इसमें कम समय में अधिक से अधिक पानी पौधों को दिया जा सकता है। अतः स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसे किसान भाई अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जिन क्षेत्रों में कम पानी की व्यवस्था है या पानी बहुत ही कम समय के लिए मिलता है, तो वहाँ अगर खेती करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए क्या सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए? इसके लिए 2-3 तरह के तरीका है। जैसे घड़ा में छेद कर देते हैं और चारों तरफ छेद कर दीजिए, घड़ा में पानी भर दीजिए और पौधे के पास रख दीजिए, उससे बूंद बूंद सिंचाई होता है। ये आम अमरूद के लिए उपयोगी है। दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो है ही। स्प्रिंकलर इरिगेशन बड़े पौधों के लिए है। ये होता है कि हम कुआं के पास मोटर रहता है, मोटर से डायरेक्ट पानी निकालते हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम में ये घूम घूम कर ये पौधों को सिंचाई करता है। इससे नमी बहुत ज़्यादातर बनी रहती है तथा खरपतवार भी इसमें नहीं होता है। किसान भाइयों, स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। कृषि विज्ञान से संपर्क कर, इसमें भी 90% अनुदान दिया जाता है और जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर इस सिंचाई योजना को लिया जा सकता है। किसान भाइयों, और बहुत सारी तरीका है कम पानी के सिंचाई करने के लिए। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में सॉइल इंजेक्टर आया हुआ है। इसमें भी सॉइल इंजेक्टर पौधों की सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा है। ये किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आकर संपर्क करें। और सॉइल इंजेक्टर जैसे आदमी को सुई लगा जाता है उसी तरह सेम विधि रहता है। ये विधि से पौधों को सुई दिया जाता है और ये इसके जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। और दूसरा सिस्टम भी है डोभा सिस्टम। किसान भाइयों, डोभा सिस्टम को अपनाएं। डोभा सिस्टम खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। जहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्लॉट रहते हैं, उसको बोलते हैं 30x40। हर एक निचली ज़मीन पर 30x40 का गहराई से गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें पॉलीथीन शीट बिछा लेते हैं। जब भी वर्षा होती है तो उस गड्ढे में पानी जमा होता है और उस गड्ढे की पानी से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। ये सब सिंचाई की अच्छे तरीके हैं। किसान भाई कम समय में अधिक पानी लाकर उपयोग कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, शंकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि कम पानी की सिंचाई या कम पानी में भी आप कितनी अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। शंकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं आपको ये वाली जानकारी भी काफ़ी बढ़िया लगी होगी और भी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बस। लेकिन जाने से पहले जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और पिन संख्या 834001। तो किसान मन हमरे मन रोड मन कर खत कर इंतजार में रहब। रोड मन जरूर अपन सुझाव लिख भेजू हमरे मन कार्यक्रम में रोड मन का सुझाव के शामिल करब और रोड मन कर जे विचार है कि हमरे मन अपन कार्यक्रम में शामिल करते हुए इकर में कोनो तब्दीली करे कर प्रयास जरूर करब हमरे मन। अब हमरे मन के विदा देव लगे तब जोहार।